हेलो स्टूडेंट्स, नन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने क्लास 10th के जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, उसकी कुछ बेसिक्स के बारे में जाने थे। आज हम वास्तविक संख्या चैप्टर का पहली एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। अब उस एक्सरसाइज में जो हमारा सबसे पहली टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है कि वास्तविक संख्या की हमारी दो कैटेगरी हुआ करती थी। एक हमारा परिमेय संख्या हुआ करता था, दूसरा हमारा क्या हुआ करता था, अपरिमेय संख्या। अब इसमें हमने बताया था प्राकृतिक संख्या और ढेर सारी चीज़ें पिछले वीडियो में लेक्चर में दी गई हैं, उसको आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और अपरिमेय संख्या की भी ढेर सारी कैटेगरीज हमने देखी थी। पूरी की पूरी जो वास्तविक संख्या है 9th क्लास में भी आपको पढ़ने को मिला था। अब ये जो 9th क्लास में पढ़ने को मिला था इसी को क्लास 10 में थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है और डीप में पढ़ाया गया और अच्छे तरीके से। तो इस वास्तविक संख्या की जो सबसे पहली टॉपिक है वास्तविक संख्या चैप्टर में, जो आपको सबसे पहली टॉपिक पढ़नी है वो टॉपिक पढ़नी है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सबसे पहली टॉपिक आपको पढ़नी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यह है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जैसे आपने मैथमेटिक्स में ढेर सारे ऑपरेशंस पढ़े होंगे। अब उन ऑपरेशंस में आपने जोड़, घटाना, गुणा और भाग इतनी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। यहाँ पर बात विभाजन की है तो हम जानते हैं भाग को हम विभाजन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम उस चारों ऑपरेशंस में से केवल एक ऑपरेशन की बात करेंगे। वो ऑपरेशन है हमारा विभाजन, जिसकी इंग्लिश होती है, अगर हम समझे तो इसकी इंग्लिश होती है डिविजिबिलिटी। ये होता है डिविजिबिलिटी, जिसको हम कह सकते हैं विभाज्यता, जिसको हम क्या कहते हैं, विभाज्यता। तो विभाज्यता के बारे में ही हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है इस पूरे चैप्टर्स में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक दो टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिएगा, एक दो एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कितने अच्छे तरीके से आता है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे हमको ये पता है कि जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए हमारे पास कोई नंबर 4 है, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम ये कहेंगे कितना जाएगा, 2 का 2 और 2 दूना 4, यहाँ पे आपका माइनस करने पे आ जाएगा 0। ठीक, क्या हुआ, 0। फिर 4 को नहीं, हम 5 को डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। एक नंबर और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 का 2 और 2 दूना 4, फिर आपका शेष कितना बच गया, 1। ठीक, अगली चीज जो होगी, अगर हम फिर 6 को डिवाइड करें 2 से तो 2 1 का 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, फिर आ जाएगा आपका क्या, 0, शून्य आ जाएगा। फिर हम इसी कड़ी में 7 से अगर इसको डिवाइड करें, 7 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, यानी शेष बच जाएगा आपका 1। फिर हम 8 को अगर डिवाइड करें तो फिर आ जाएगा 2, फिर 2 चौके 8, आ जाएगा 0। अब अगर यहाँ से हम देखें, जब हमने 4 को डिवाइड करा, जब हम 4 को 2 से भाग दिए तो हमको शेष मिला 0। यानी हम 5 को जब 2 से भाग दिए तो हमको मिला 1, फिर हम 6 से भाग दिए तो फिर हमको मिला 0, फिर हम 7 को भाग दिए तो हमको मिला 1, 8 को भाग दिए तो फिर मिला 0। मतलब हम देखें 0 1 0 1 0 1। देखते हैं अगर हम फिर यहाँ पे 9 से भाग देंगे, 9 को भाग देंगे 2 से तो 2 चौके 8, बच जाएगा 1। हम देखते हैं कि जब हम 2 से किसी इवन मतलब सम संख्या में या फिर विषम संख्या में जब हम भाग देते हैं तो हमको 0 1 0 1 0 1 ही प्राप्त होता है। शेष जो होता है उसका वो
कंटिन्यू मतलब लगातार 0 1 0 1 0 1, इसके अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर आपने छोटे छोटे नंबर्स को लिया है और फटाफट के आप डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं। चलिए हम कोई बड़ा नंबर लेके आपको दिखाते हैं। सपोज करिए हमारे पास क्या है 54 है, हमने इसको 2 से डिवाइड करा। जब हम इसको 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखेंगे हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक शेष बच जाएगा। फिर हम 4 को नीचे लेके आएंगे, फिर भाग देंगे 2 सते 14, फिर आपका क्या हो गया 0 0। ठीक, कोई बात नहीं सर। फिर यही चीज़ हम 55 को भाग करके देखते हैं 2 से, तो हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक शेष बच गया, फिर 5 2 सते 14, फिर क्या हो गया आपका 2 सते 14, फिर एक बच गया। फिर आप अगर 56 को देखेंगे 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा 6, फिर 2 8 16 हो जाएगा, फिर आपका आ गया क्या 0। यहाँ पर भी कहानी वही 0 1, फिर देख रहे हैं आप रिपीट होना स्टार्ट होगा। सॉरी, यानी हम ये कह सकते हैं इस रिजल्ट्स को देख करके हम एक पैटर्न बना सकते हैं। इस रिजल्ट को देखने के बाद एक पैटर्न हमारा बनता है, जिस पैटर्न को हम नोट डाउन कर लेते हैं। अगर इस पैटर्न को हम नोट करें तो आप देखेंगे इस पैटर्न को अगर हम नोट करते हैं तो आप देखेंगे जैसे जब हम 2 से भाग देते हैं तो शेष या तो 0 आता है या फिर 1 आता है। जब हम 2 से भाग देते हैं तो शेष या तो 0 आता है या फिर 1 आता है। ठीक, चलिए बढ़िया बात। अब हम किसी दूसरे नंबर से ट्राई कर लेते हैं। जैसे हमने ट्राई करा 3 से, चलिए 3 से भी ट्राई करके देख लेते हैं। जब हमने डिवाइड किया 6 को 3 से, जब हम 6 को 3 से भाग देने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, आपका कितना आ जाएगा 0। ठीक बात। अब हम 7 को अगर भाग दे के देखें, ये हो जाएगा 3, फिर 3 दूना 6, यहाँ पे आ गया 1। ठीक बात, शेष 0 बचा, शेष 1 बचा। फिर हम 8 को भाग देते हैं 3, फिर 3 दूना 6, जब ये 3 दूना 6 हो जाएगा हमारा, 8 में से 6 निकल गया, बचा आपका 2। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं 9 से भाग देते हैं तो ये आ गया 3 3 त्रिका 9 आ गया हमारा, फिर आ गया 0। फिर हम 10 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9, फिर आपका देखिए आ जाएगा कितना 1। फिर आप 11 को भाग देंगे, फिर आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9, फिर बच गया 2। फिर आप 12 को भाग देंगे, अब देखिए 3 4 जा 12, फिर कितना आ गया 0। यानी जैसे हमारा 2 के साथ हो रहा था 0 और 1 0 1 0 1 बार बार आ रहा था, यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है आप देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे 0 1 2 आ रहा है, फिर 0 1 2 आ रहा है, फिर 0 फिर 1 2 आएगा, आप करके देख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो पैटर्न बना हमारा, यहाँ जो पैटर्न बना वो 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ऐसे कंटिन्यू क्या होगा हमारा रिपीट होता चला जाएगा। यानी 0 1 2 0 1 2 ऐसे लगातार आता चला जाएगा। तो हमको यहाँ पे एक चीज़ फिर देखने को मिलती है, हम उसको फिर नोट कर लेते हैं। जैसे हमने 2 के साथ नोट करा है, इसको भी एक बार नोट कर लेते हैं। अब जब हम 2 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो शेष हमारा हमेशा 0 और 1 बचता है। ठीक बात। जब हम 3 से किसी संख्या को भाग देंगे तो हमेशा देख रहे हैं कि हमारा 0 बच रहा है, 1 बच रहा है और 2 बच रहा है। यानी 0 बच रहा है, 1 बच रहा है और 2 बच रहा है। ठीक बात। अब हम 4 से भी एक बार ट्राई करके देख लें। जैसे हम 8 को डिवाइड करते हैं 4 से, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक बात। फिर हम डिवाइड करेंगे इसको, 9 को डिवाइड करते हैं, यानी 9 को भाग देते हैं 4 से, तो हो जाएगा 4 दूना 8, फिर कितना हो जाएगा 1। ठीक बात। फिर हम 10 को भाग देते हैं
जब हम 10 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ 2 शेष बच जा रहा। ठीक, हम 11 को भाग देते हैं 4 से तो 4 दूना 8 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ 3 शेष बच जा रहा। ठीक बात। और हम 12 को जब भाग देते हैं फिर देखेंगे 4 तिहाई 12, फिर आ गया ये 0। ठीक, फिर हम जब 13 को भाग देंगे 4 से तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 1। आप देखेंगे कि 0 1 2 3 फिर 0 फिर 1 रिपीट होना शुरू हो गया। अगले कड़ी में जब आप 14 को भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 2 शेष बच जाएगा। 15 को भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 3 शेष बच जाएगा। यहाँ पे क्या रिपीट होना शुरू हुआ? 0 1 2 3 के बाद ये वापस आना शुरू हो गया। जैसे 2 में 0 और 1 के बाद वापस हो जाता था, 3 में 0 1 2 3 के बाद वापस हो जाता था। यहाँ आपका 0 1 2 3 के बाद वापस हो रहा है। यानी अगर हम इसको भी नोट डाउन करें, अगर इसको भी हम नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि जब हमने 4 से डिवाइड करा किसी नंबर को, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। ऐसे ही आप करके अगर देखेंगे तो 5 के साथ क्या आ सकता है? 0 1 2 3 4 आ सकता है। ऐसे अगर हम बढ़ते जाएं आगे, अगर हम ऐसे आगे बढ़ते जाएं, 7 से ट्राई करें। 7 से जब ट्राई करेंगे 0 आ जाएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6 आ सकता है। ठीक बात। चलिए, ये बात आपकी क्या हो गई? बढ़िया हो गई। 2 से डिवाइड करने पर कभी भी शेष जो है 1 से ज़्यादा नहीं बचता है, और जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो शेष बचने की संभावना जो होती है वो 0 1 2 3 0 1 2 के अलावा नहीं हो सकती। 4 से किसी संख्या को भाग देने पर 0 1 2 3 के अलावा कोई संभावना नहीं बन सकती। ऐसे हम पैटर्न अगर सोचें तो ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो अगर ये 2 है तो 0 इसका भाग शेषफल हो सकता है, 1 इसका भाग शेषफल हो सकता है, 2 इसका शेषफल नहीं हो सकता। 2 इसका शेषफल नहीं हो सकता। 3 से देखें तो 0 इसका शेषफल हो सकता है, 1 इसका शेषफल हो सकता है, 2 इसका शेषफल हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो 3 इसका शेषफल नहीं हो सकता। इसी में अगर सारे संख्याओं को देखिए तो एक हमारे दिमाग में एक सिस्टम बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है कि जब हम किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं, शेष हमारा उससे ज़्यादा कभी नहीं आता। ठीक बात। चलिए, एक पैटर्न हमारे दिमाग में आ गया। ये सारी चीज़ें को देखने के बाद हमको समझ में आ गई कि जब हम किसी भी संख्या से किसी संख्या को भाग देते हैं तो शेषफल कभी भी भाग देने वाली संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम होता है। ठीक, एक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम एक चीज़ अगर और देखें, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसे हम एग्जाम्पल को लेते हैं, किस एग्जाम्पल को लेते हैं हम? जैसे यही वाला है, 4 को जो हम 2 से भाग दिए हैं, अगर हम यहाँ पे 2 का हम मल्टीप्लाई कर दे 2 में, ध्यान से देखिएगा, 2 का गुणा हम 2 में कर दे, 2 गुणे 2। चलिए पहले इस एग्जाम्पल को लेते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 2 गुणे 2, ठीक ना? पहले इसको लेते हैं। जब हम 2 गुणे 2 करते हैं और उसके बाद शेषफल को जोड़ देते हैं तो आपका आता क्या है? ध्यान दीजिए, जब हम 2 का गुणा 2 में करते हैं और जो शेषफल हमारा बचा हुआ है उसको हम ऐड कर देते हैं तो आपका आता क्या है? 2 दूना 4 1 5। अगर आप देखेंगे तो ये वाली संख्या आती है। ठीक बात, ये वाली संख्या आ जाती है। ठीक, दूसरी चीज देखिए, इस वाले को अगर हम लोग देखें तो 2 करते हैं, 2 गुणे 2, यहाँ पे 0 शेष बचा था, यहाँ पर भी क्या आ जाता है? सॉरी, 2 गुणे 2 कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा? 4 आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला आ गया। ठीक, ऐसे किसी 3 के एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं।
जैसे हम 8 को डिवाइड करें इसे 3 से, 3 दूना 6 होता है, यहाँ पे 2 आ जाता है। अगर यहाँ हम लोग देखें इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे 3 गुणे 2 और शेष को जोड़ दे 2, तो आ जाता है हमारा 3 दूना 6 2 8, यानी ये वाला आ जाता है। किसी भी नंबर को लेके कर सकते हैं हम। अब 4 वाले को ले लेते हैं, जैसे 13 था हमारा, हम 4 से इसको डिवाइड करें, 4 तिहाई 12 हो गया, यहाँ पे आ गया 1, अगर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3, शेष को जोड़ दें, हम देखते हैं ये आ जाता है, यानी ये क्या हो जाता है 13। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम एक पैटर्न बनाएं, यहाँ पे देखें, अगर सोचें तो अगर हम एक भाग संख्या माने, सपोज करिए जैसे हमारे पास एक ऐसे हमने इसको बना दिया ऐसे, अगर हम यहाँ पे a मान लें, इसको b मान लें, और जो हमारा शेष बचता है उसको हम लोग मान लें क्या, r मान लें, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर, और यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं q, जो होता है हमारा क्वोशेंट होता है। तो इन सब एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग, यानी ये जो सारे हमने उदाहरण लिखे हुए हैं, इस उदाहरण के अनुसार अगर हम लोग देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। जैसे हमने एक स्टैंडर्ड बनाने का, मतलब एक फार्मूला बनाने का प्रयास किया। सपोज करिए ये b है, ये a है, ये q है और ये r है। अगर हम ये b को हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम देखें तो b को हम लोग कहते हैं भाजक, आप लोग पढ़े होंगे लोअर क्लास में। इस a को हम लोग कहते हैं भाज्य, इसी को हम संख्या भी कहते हैं, लेकिन ये आपको अभी पढ़ने को नहीं मिलेगा, कभी कभी संख्या भी बोला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, भागफल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और ये आपका होता है शेषफल, ये आपका क्या होता है, शेषफल। यानी ये आपका भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया, और ये क्या हो गया आपका शेषफल हो गया। अब अगर हम इसमें से थोड़ा सा इस तरीके से पैटर्न बनाना चाहें, जैसे हमने इसको सेट किया हुआ है, हमारे मन में ये बात है कि हम जरा इसको भी ऐसे सेट करें, देखें क्या होता है। तो यहाँ पे जब हम इसको सेट करना चाहेंगे तो b का हम गुणा करेंगे किसमें, यानी ऐसे लिख सकते हैं b इंटू क्यू। ठीक, फिर हमको शेषफल को हम ऐड करते थे, ध्यान दीजिए 1 को ऐड किए थे, 0 को ऐड किए थे, यहाँ तो हम शेषफल को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा r। तो मिलके आता था किसके बराबर, आता था ये इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इसमें कहें तो इसके बराबर। ठीक बात समझिएगा एक बार फिर से। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते थे और इसको जोड़ते थे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके जब हम इसको जोड़ते थे तो ये आता था, इसका मल्टीप्लाई करके इसका और इसका मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ेंगे तो कौन आएगा, ये आएगा। तो आ जाएगा हमारा क्या, a। इसको थोड़ा सा हम सही तरीके से लिखें तो ये होता है a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। ये जो आपका पैटर्न बना, ये जो चीज आपके सामने निकल के आ रही है, इसी को बाबू हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यही आपका सिस्टम बनता है, यही क्या कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब ये चीज बनी, अगर इसमें एक चीज अगर हम लोग कंडीशन लगाना चाहें, ये r हमारा क्या था, ये r हमारा शेष है, r हमारा क्या है, ये शेष है। ये जो है एक लिमिट में आता है, इसकी एक अपनी लिमिट होती है, मनमाने ढंग से नहीं आता है। हम यहां से देखें ये 2 3 4 5, ये जो सब बच रहे थे ये क्या है, हमारा r है। अगर इस चीज को हम लोग इससे संबंधित करें, इस वाली चीज से संबंधित करें, तो ये 2 हमारा क्या है, b है, ये 3 हमारा क्या है, b है, ये भी क्या है, b है, ये भी क्या है, b है। अब ये सारी चीजें क्या है, r। तो r और b में अगर हम लोग तुलना करें तो आप सोच के बताइए कि r कहां से कहां तक आ सकता है। r हमारा जो है, ध्यान दीजिएगा बात को, लिखेंगे जहां r जो है हमारा ये बड़ा होता है, हमेशा r हमेशा बड़ा होता है, किसके,
0 से, ठीक बात, हम देखें यहाँ पे r की वैल्यू 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, यानी r हमारा 0 से बड़ा होता है क्या? 0 नहीं होता है, होता है। यानी r हमारा जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये बाबू छोटा होता है किससे? हम किसी भी r की वैल्यू में देखेंगे कोई r की वैल्यू इस b की वैल्यू से ज्यादा नहीं आई है। इसका मतलब ये जो r होता है हमारा, ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु ये कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता। यानी r की वैल्यू जब भी होगी वो हमेशा किसके बराबर हो सकती है? 0 के बराबर हो सकती है। किससे बड़ी हो सकती है? 0 से बड़ी हो सकती है। किससे बड़ी नहीं हो सकती? b से बड़ी नहीं हो सकती। हम इसमें देखें, यहाँ पे हम लोग देखें अगर इस एग्जाम्पल में, तो r हमारा 0 आया है, 0 हो सकता है। r हमारा 1 आया है, 1 हो सकता है, जो कि 2 से क्या है? छोटा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये b होगा, ये a होगा, ये हमारा q होगा, ये क्या होगा? r। यहाँ पर b होगा, a होगा, q होगा और ये क्या होगा? r। सब में देखें तो r की वैल्यू यहाँ 1 b से छोटी है, r की वैल्यू 0 के बराबर फिर भी b से छोटी है। इसके आगे जब हम गए थे तो फिर 0 आ गई थी। यानी r की वैल्यू कभी भी b से बड़ी नहीं हो सकती, 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है। अगर हम लोग इसमें सोचें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या से अगर हम लोग भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। शेषफल हमारा 0 हो सकता है, भाजक से छोटा हो सकता है, भाजक से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। ये है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसी यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है हमारी, इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग जो है किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, ध्यान से समझिएगा, इन्हीं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच में HCF निकालते हैं, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्त्य, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्त्य। अब इसी का उपयोग करके हम कैसे निकालते हैं किसी संख्या का, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का महत्तम समापवर्त्य। अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा स्टेप बताते हैं, उसको समझिएगा। जैसे हमारे पास पहला स्टेप है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि a BQ प्लस R में a क्या है। जरा नोटेट कर देते हैं उसको, आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जैसे a BQ प्लस R, यहां हम देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? शेष। यानी भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है और शेष होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दो संख्याओं के बीच समापवर्त्य ज्ञात करना, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के प्रमेयिका से दो संख्याओं के बीच HCF निकालना, HCF निकालना।
ध्यान दीजिए, इसके 3 स्टेप हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले आप मान लीजिए जो दी गई संख्या ए और बी है, ए और बी है, इसमें सबसे पहले हम ए तथा बी में बड़े अंक को पहचानिए, बड़े अंक को पहचानना सबसे पहले जरूरी है कि हम बड़े अंक को पहचाने। ए और बी में बड़े अंक को हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहचाने को। ठीक, पहचानने के बाद जो बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा होगा वह भाज्य होगा। क्या होगा, भाज्य होगा। जो छोटा होगा, जो छोटा होगा वह क्या होगा, हमारा भाजक होगा। बात क्लियर, भाज्य होगा और भाजक होगा। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, तब भाज्य को भाजक से भाग देंगे। सपोज कर लेते हैं हम इसमें ए हमारा बड़ा है बी से, मान लेते हैं ए बड़ा क्या है हमारा, बी से। ठीक, तो हम ए को सबसे पहले भाग देंगे किससे, बी से। ए को बी से हम लोग क्या देंगे, भाग देंगे बी से। यदि, ध्यान से सुनिए, पहली कंडीशन, यदि शेषफल आर हमारा क्या है, शून्य है, शेषफल आर शून्य हो गया, तब बी जो होगा, तब बी HCF होगा। तब बी क्या होगा, HCF होगा। यदि सपोज करिए, यदि आर हमारा 0 नहीं आया, जब आर हमारा 0 नहीं आया तब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तब b डिवाइडेड बाई r करेंगे। क्या करेंगे, यानी हम b को r से भाग देंगे। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, यह प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक r शून्य न हो जाए। ध्यान से देखिएगा, यह प्रक्रिया तब तक होगी जब तक, रुकिए ऊपर लिख देते हैं, शायद ये दिखाई न दे आप लोग को। तीसरा स्टेप जो है आपका थर्ड, यह प्रक्रिया तब तक होगी जब तक शेषफल शून्य न हो जाए, जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। ठीक बात, आप इसको रोक सकते हैं। अब इसी बेसिस पे हम एक एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका पहला क्वेश्चन इसी बेसिस पे सॉल्व करते हैं। आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, अब इसी तीनों स्टेप को दिमाग में रखेंगे। अब इसी से हम जो एक्सरसाइज आपका 1.1 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है 135 और 225 दिया है। 135 और 225 के बीच में HCF निकालना है। पहले क्वेश्चन का ए है, 1 का ए। ठीक, हमने पहले स्टेप में आपको क्या बताया, पहले स्टेप में आपको बताया कि आप पहचानिए कि बड़ा कौन है और कौन छोटा। जो बड़ा है उसको ए मानिए, जो छोटा है उसको बी मानिए। ठीक बात, यहां हम देखेंगे तो 225 ग्रेटर देन 135 हम कह सकते हैं कि ए जो है हमारा ये 225 हम ले सकते हैं, बी को हम ले सकते हैं 135। थोड़ा सा नॉर्मली इसको हम आप डिवाइड करके देखें
तो जैसे हम 225 को डिवाइड करते हैं 135 से, तो एक बार जाएगा यहाँ पे 135 हो जाएगा 0, यहाँ पे देखेंगे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0। यानी अगर इसको हम यूक्लिड मेथड से लिखना चाहें, a = bq + r तरीके से लिखना चाहें, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसको ले आके ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी जब हमारा a = bq + r तरीके से लिखना हो तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे 225 = या ऐसे लिखिए BQ यानी 135 गुणे 1 + 90 बराबर आ जाएगा 225। ठीक बात। अब हम 135 गुणे 1 + 90 बराबर कर दिए, कितना आ गया 225। बात बढ़िया हो गई। हमने दूसरे स्टेप में क्या कहा था कि R हमारा यदि 0 है, R यदि 0 है तो ये जो B होगा, B ये हमारा HCF होगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि R हमारा 0 नहीं है। जब R हमारा 0 नहीं है तो अगले स्टेप में हमने बताया था कि तब हम इस B को इस R से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। चलो एक बार ये भी करके देख लेते हैं। B की वैल्यू हमारी ये है, A ये है और R ये, तो हम 135 को भाग देते हैं किससे, 90 से। जब हम 135 को 90 से भाग देते हैं, एक आएगा, यहाँ पे आ गया 90, 5 आ गया हमारा, ये आ गया 4। फिर इसको अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 90 गुणे 1 प्लस क्या लिख सकते हैं 45, आएगा क्या हमारा 135। यानी हम देखें 90 हो गया, 9 4 13, 135 आ गया। ठीक, फिर हम चेक करते हैं क्या R हमारा 0 है, अभी भी R 0 नहीं है। तो तीसरे स्टेप में ये बताया गया कि यदि R हमारा 0 नहीं है तो हम वो उस प्रक्रिया को लगातार करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक शून्य न आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यानी B को R से हमको फिर डिवाइड करना है। यानी फिर हम 90 को डिवाइड करेंगे किससे, 45 से। 45 दूना क्या हो गया 90। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 45 गुणे 2 प्लस 0 बराबर 90। यहां हम देखें तो R क्या आ गया हमारा 0। हम बताए थे जब R 0 हो जाएगा, जिस लाइन पे या जिस स्टेप में R हमारा 0 हो जाएगा, उसी स्टेप का जो B होगा वही वाला क्या होगा हमारा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे HCF। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं HCF आपका क्या आ गया 45। HCF आपका क्या आ गया 45। यही तरीका है आपका निकालने का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए। 135 और 225 में सबसे पहले हमने क्या करा, पहले स्टेप के अकॉर्डिंग A और B में कौन ग्रेटर है उसको पहचाना, कौन बड़ा है उसको पहचाना। जो बड़ा होगा उसको हम A कहेंगे, जो छोटा होगा उसको हम लोग B लेट कर लेंगे, B मान लेंगे। फिर हमने ऐसे भाग करा, तब तक करते रहेंगे जब तक R हमारा क्या ना हो जाए 0। ठीक, जिस B का मान, ध्यान से देखिएगा, इस B का मान, जिस B का मान इस R को 0 कर देगा वही B क्या कहलाएगा, उन दोनों संख्याओं का HCF कहलाएगा। तो अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, इस एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग उसको रिवाइज करिएगा, देखिएगा, बार बार एक दो बार और देखिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू।